गुड आफ्टरनून सभी को। कल हम लोगों ने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले को डिस्कस किया था। इसके पिछले टर्म पे हम लोगों ने उसको डिराइव किया था और कल उस फॉर्मूले से जो भी उसकी फिजिक्स बनती थी, जो पॉइंट्स बनते थे, उनको डिस्कस किया था। अब एक जो नेचुरल फैक्ट है जिसको डॉपलर महोदय ने हम लोग के सामने रखा, इसी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम लोग को उसको समझना है। हालांकि डॉपलर इफेक्ट आपने शायद 11th-12th लेवल से पढ़ना शुरू किया है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, एक सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। ये नियम है। ऑब्जर्वर सोर्स से आने वाले साउंड को ऑब्जर्व करता है। साउंड हालांकि कान के माध्यम से सुनी जाती है। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, वो रिलेटिव मोशन की वजह से डिफरेंट हो जाती है। ये आपने पढ़ा है, जिसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। बस आपको याद दिलाना जरूरी है कोई टॉपिक पढ़ने से पहले मानसिक रूप से तैयार होने के लिए। तो पास आ रहा है सोर्स या दूर जा रहा है, या ऑब्जर्वर पास आ रहा है या ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ये आपने सिचुएशंस पढ़ी। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड भी आपने, साउंड के अलावा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी शायद पढ़ा है आपने। ये शायद बीएससी लेवल पे पढ़ा कि इंटर लेवल पे ही पढ़ा? कोई बताएगा कब पढ़ा आपने, किस क्लास में पढ़ा? कि जो भी हमारा, हालांकि ये लाइट का हिसाब किताब आंखों के द्वारा होता है, प्रकाश की भी तरंग दैर्घ्य होती है, माने वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में रिलेटिव मोशन की वजह से, क्योंकि ये आप जानते हो कि एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, और मोशन की वजह से सोर्स और ऑब्जर्वर, एक सोर्स है, ये जो ऑब्जर्वर शब्द होता है वो जनरल वर्ड होता है। ऑब्जर्व आप कान से भी कर सकते हो और आंखों से भी कर सकते हो। तो लाइट को हम, लाइट के प्रभाव को आप स्टडी करते हैं आंखों के द्वारा। तो जो फ्रीक्वेंसी है, आइदर सोर्स इज मूविंग और ऑब्जर्वर इज मूविंग in this direction or in this direction etc. तो इसकी वजह से, इनके जो मोशन की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदल जाती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब आप ये भी जानते हो कि कोई भी सोर्स है जो कि लाइट एमिट करता है। क्या करता है? लाइट एमिट करता है। सोर्स होता किस चीज का बना हुआ? पदार्थ का। पदार्थ का मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एज ए होल भी मूव करते हैं। सोर्स चल रहा है का मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। अगर वो, चलो रिलेटिवली दोनों ही एक ही साथ हैं, नहीं भी मूव कर रहे हैं, तो भी जो लाइट इमिटिंग सोर्स है उसकी इंटरनल मोशन तो है। कोई भी सिस्टम है, सोर्स इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो अपने आपस में मूव करेंगे। उसके अंदर आप जरा अपनी विजन को, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कल्पनाओं में।
चाहे वो सॉलिड का ही बना हुआ फिलामेंट क्यों ना हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो टू एंड फ्रो ही वाइब्रेट करेंगे, तो मोशन तब भी है। और जो लाइट का इमिशन होता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से जब वो नॉर्मल माने ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं, उस बीच में E2 माइनस E1 के बराबर जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसके बराबर अमाउंट में जो एक क्वांटा निकलता है, पढ़ा है आपने, और उसकी एनर्जी h न्यू से आप जानते हो। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखते हो तो fc बाई लैम्डा लिखते हो। एक ये भी बात आप जानते हो कि भले एक छोटा सा फिलामेंट हो या गैस भरी हो, आर्गन लैंप है, सोडियम लैंप है, मरकरी लैंप है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, एवोगैड्रो नंबर से आप जान चुके हो। और उनकी जो चूंकि वेलोसिटी से संबंधित होता है डॉपलर इफेक्ट, होता है या नहीं, और उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स हमने बनाई वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो मैक्सवेल ने बनाई। और जो पिछले टर्म पे आपने पढ़ा, उस फॉर्मूले की एनालिसिस भी आपने कल ही करी है, तो उसका हम एप्लीकेशन से समझें। और क्या समझेंगे, मैं प्रभाव बताए दे रहा हूं कि अगर मोशन ना हो तो बिल्कुल जीरो विड्थ की स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए। जीरो विड्थ की स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि वो फिर हम सेंस तो नहीं कर पाएंगे, मोशन से संबंधित है तो वो कुछ विड्थ लिए होती है। अगर वो मोशन बढ़ेगी, ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ है ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग का मतलब चौड़ा होना, तो वो और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी, मतलब जैसी मोशन उस हिसाब से चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, उसको पढ़ के सुनाते हैं। जो हमें बोलना था, जो मानसिक रूप से तैयार कराना था, फिजिक्स को इस ढंग से लेना चाहिए। फॉर्मूले पे तो हम लोग आएंगे, फट से ये कहेंगे ये चीज़ बदल गई तो इससे ये बदल जाता है ना। इसमें लिखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज वाज पुट टू एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। तो भाई थ्योरी तो मैक्सवेल ने निकाल के रख दी, हम एक्सपेरिमेंटली तो टेस्ट करें कि जो थ्योरी निकाली है वो सही है कि नहीं। Till 1920 only the indirect evidence was available to establish the truth of the law। 1920 तक थ्योरेटिकली ही हम लोग जानते रहे। While now several direct experimental proofs are at hand, one of them is Doppler broadening, जो कि आपके सिलेबस में है। सारे हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो सिलेबस में वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें लिखा है इन्होंने, The Maxwell-Boltzmann law can be indirectly verified by a study of the width of spectral lines. Theoretically, every monochromatic beam of light should be represented by a line of no width. जो थ्योरेटिकल बेसिक है वो नो विड्थ की होनी चाहिए, यानी ज्योमेट्रिकल लाइन, एक ज्योमेट्री से आप बताओगे बस कि ये लाइन होती है। बट ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट कॉजेज ए ब्रॉडनिंग ऑफ अदरवाइज नैरो स्पेक्ट्रल लाइन्स। डॉपलर इफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी वजह से ब्रॉडन होती है। दस एवरी स्पेक्ट्रल लाइन हैज ए फाइनाइट विड्थ। हर जो भी स्पेक्ट्रल लाइन जो हम लोग देखा करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, सबकी एक फाइनाइट विड्थ होती है। फाइनाइट विड्थ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नो रेडिएटिंग एटम इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट। एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। भाषा कोई कठिन तो नहीं लग रही है आपको सुनने में?
बट मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। v को आप कहते हो vx, vy, vz, कंपोनेंट निकालते हो, हालांकि फॉर्मूला हमने एक डायमेंशन का vx लेके निकाला है, याद है। द लाइट इमिटेड बाय एन एटम वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन ओनली if the atom is at rest, but according to kinetic theory they are moving to and fro, ठीक है। the light emitted the distribution of velocity is being given by Maxwell's law, hence if the frequency of light emitted by an atom at rest is nu zero, अगर रेस्ट में होता और फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो ही मानी जाती। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आप कि एफ से करते हैं हमेशा, न्यू से इन्होंने लिखा, मैंने न्यू लिख दिया है। दैट इमिटेड बाय एन एटम अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर विद ए वेलोसिटी v वुड बी चेंज्ड बाय डॉपलर इफेक्ट, तो ये हो जाएगी न्यू नॉट के बजाय अब हो जाएगी न्यू नॉट 1 प्लस v बाई सी, जहाँ पे v तो है मोशन। इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, आपको बता दूं, साउंड में तो वो इधर जा रहा उधर जा रहा तो उसमें प्लस माइनस बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन लाइट के केस में एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहे वो हाँ इतना अंतर है कि दूर जा रहा है पास जा रहा है, बस इतना अंतर है, लेकिन सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को फैल रहा है या सिकुड़ रहा है ये कोई देख थोड़ी पाता है। ये जो डिफरेंट स्टार से आने वाली लाइट को जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं। लाल का मतलब होता है ज़्यादा वेवलेंथ और वायलेट का मतलब होता है कम वेवलेंथ, यही तो जानते हो। अगर वो लाल की तरफ शिफ्ट हो रहा तो उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, और वायलेट के करीब ब्लू होता है ना, तो ब्लू शिफ्ट या वायलेट शिफ्ट आप कह सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होना, वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना। इस तरीके से फॉर्मूले चलते हैं, ये आप अपने बैकग्राउंड में माइंड में बैठा लीजिए। ये सब इस टाइप के डिस्कशन करे हैं। अब चूंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक दी हुई है, मैं इस बुक से नहीं करा रहा हूँ, मैं ज़्यादातर स्टेप्स लिखूँगा, आपके पास वो बुक नहीं है, मैं दूसरे से करूँगा। हालांकि फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फिजिक्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो मैं दूसरे से करा रहा हूँ। इसको हमने सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये सारी चीज़ें करी कि सीधे से हम फॉर्मूला लिखने लगे, तो एक्सपेरिमेंटल जो मतलब है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है डॉपलर ब्रॉडनिंग का, वो समझ में सीधे सीधे कम आता है। तो अब ये बैकग्राउंड हमने कर ली, अब सीधे सीधे इससे तो पढ़ते हैं। लेट ए मॉलिक्यूल बी मूविंग। अब ये इसमें देखो इस बुक में खराबी क्या है, कहीं एटम लिख देते हैं, कहीं मॉलिक्यूल लिख देते हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं। इन्होंने सीधे शुरू किया है, लेट ए मॉलिक्यूल बी मूविंग विद वेलोसिटी vx। लेट ए मॉलिक्यूल, अब मैं आगे से एक शब्द बढ़ाए दे रहा हूं, फ्रॉम दी सोर्स। कहां का मॉलिक्यूल है? सोर्स। सोर्स का ही मॉलिक्यूल महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से लाइट इमिट होती है। बी मूविंग, थोड़ा सा अगर आपके पास कॉपी हो तो नोट कर लीजिएगा, जितना मतलब भर का हो, सारा करो या ना करो। मूविंग विद वेलोसिटी vx, विद वेलोसिटी एक ही डायमेंशन में लेंगे vx। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं कराऊंगा, कम ही स्टेप्स में करूंगा। अब दूसरी चीज, लेट इट इज emitting a radiation। देखिए रेडिएशन शब्द हमने लाइट नहीं लिखा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सोर्स से आने वाली जो लाइट होती है
या रेडिएशन होता है, उसमें विजिबल भी हो सकता है और बिना दिखाई देने वाला भी हो सकता है। तो एक जनरल जो रेडिएशन का आपका स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो एक जनरल वर्ड होता है रेडिएशन, इमिटिंग ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इमिट कर रहा है। अब होगा क्या, डॉपलर इफेक्ट का मतलब है कि वेवलेंथ जो रिसीव करेगा, वेवलेंथ रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर can be related to lambda, can be wavelength, इसमें लैम्डा डैश कर लेंगे। तो भाई इमिट उसने लैम्डा किया, मोशन के वजह से ऑब्जर्वर ने कोई दूसरी वेवलेंथ या दूसरी फ्रीक्वेंसी रिसीव करी, और डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से हम ये कर सकते हैं रिलेटेड टू लैम्डा बाय डॉपलर एक्सप्रेशन, by the observer can be given as per Doppler effect, per Doppler effect, Doppler effect है ना, क्या है कि लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस, अब चूंकि हमने v को एक ही डायरेक्शन में लिया तो vx लिख दिया, क्या लिख दिया है, ठीक है। और इसी से आप इसको आप जैसे हम जो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कर लोगे इक्वल टू 1 माइनस vx बाई c करोगे तो सिंपली, और आप vx कह सकते हो e इनटू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। अब इससे हम dvx जान सकते हैं, dvx आप मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर या प्रोबेबिलिटी वाला नंबर आप कैसे निकालते हो, v और v प्लस dx के बीच में नंबर जो होता है उसी की तो मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेशन दिया है, तो उसके लिए हम मतलब की बात निकालने जा रहे हैं। तो dvx हो जाएगा माइनस, ये c है ध्यान रखिएगा, c d लैम्डा डैश लिख दिया हमने, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये डी लैम्डा डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हो गया। इक्वेशन नंबर आप 2 कर सकते हो, इसको 1 कर सकते हो। जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो नेगेटिव साइन हमने लगाया है, मतलब जो भी दिया गया है वो डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव में चेंज आएगा, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। दी प्रोबेबिलिटी, अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सीधे सीधे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। कर सकते हैं क्या ऐसा, जो प्रोबेबिलिटी है, दी प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल हैज कंपोनेंट वेलोसिटी, अब जो प्रोबेबिलिटी के रूप में आपने हम शब्द में इसमें किताब में लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो आपको सब के बजाय लिख देते सीधा सा, प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल हैज कंपोनेंट वेलोसिटी, दैट ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स हैज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी in the range, हम बीच में मैथमेटिक्स थोड़ी सी गायब भी कर देंगे, लेकिन जो शुरुआती है आपको प्रॉब्लम तो कम से कम, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का जो डेटा गिवन है उसको तो आपको कॉपी करना होगा, तभी तो आप उस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव या जो भी होगा सोच पाओगे। तो इन द रेंज v टू vx लेके चलना है, vx टू vx
plus dvx is given by, इसमें we know that भी लगा सकते हो, क्योंकि ये हम दोबारा तो डिराइव करेंगे नहीं इसके लिए, तो हमें पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, कल लिखा था आपने m/2π/kt का पावर हाफ इंटू e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर लिख रहे थे, क्योंकि x ले लिया हमने, तो mvx स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू dvx, यही तो था एक्सप्रेशन। आपने मेमोराइज कर लिया, जिसने देखा है पढ़ा है वो समझ सकता है। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने डिराइव किया था, इसी को डिस्कस किया था कि नहीं। अब जो dvx की वैल्यू आपने यहाँ लिखी थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। भाई ये तो हमने वही वाला फॉर्मूला लिया जो मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला दिया, और जो डॉपलर इफेक्ट से आया था dvx की वैल्यू, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, बस थ्योरेटिकली हो गया, है कि नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखूं शब्दों में या अपने आप लिख लोगे, सीधे सब्स्टिट्यूट कर दूं, हम एक स्टेप और नहीं लिख रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं दोबारा लिखना पड़ेगा। कारण ये है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें यहाँ पे आप देखिए vx की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये भी सब चेंज करनी पड़ेगी, और dvx भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बदल के सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाती है m/2π/kt पे पावर हाफ e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt, उसी के टर्म्स में आता है ना, इसलिए c आ गया है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2kt और ब्रैकेट में आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे c d लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, ये हो गया, कोई दिक्कत। इसी को हम और करके लिख सकते हैं a e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर डी लैम्डा डैश। मतलब ये जो चीज थी, ये सी को उसको भी हमने सी अपॉन लैम्डा को भी इसके साथ मिक्सअप कर दिया, करने के बाद ये फाइनल होगा ए के साथ मिक्सअप कर दिया, जहां पे ए हमने किसकी जगह रखा, ए इक्वल टू m/2π/kt का पावर हाफ है इंटू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हमने ये रख दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को इन्होंने 4 के रूप में लिख दिया है, कौन सा, यही जो एक्सप्रेशन है ये इंटेंसिटी के टर्म में बना दिया, किसके रूप में, इंटेंसिटी, बीच वाले हमने बोल कर दिए, इसको मिटा दूं ऊपर का, कि नोट कर रहे हो, नोट ना कर रहे हो तो ही मिटाऊं, बहुत हड़बड़ी नहीं है, टाइम है हमारे पास, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, और बहुत कोई मैथमेटिक्स अब बाकी ज़्यादा नहीं रही है, 2 स्टेप और लिखूंगा, क्योंकि मतलब की बात हमारी लगभग करीब हम पहुंच चुके हैं। किया गया, डॉपलर इफेक्ट से जो वैल्यू आई उसको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले में फिट कर दिया। मिटाऊं या नहीं, ठीक, तो हमने मिटा दिया। फिर ऐसे ऐसे मैं इसी को लिख सकते हैं, ए की वैल्यू भी हमने नोट कर दी है। तो अब जो है इन्होंने कहा कि ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई लैम्डा डैश डी लैम्डा डैश जो लिखा हुआ था इक्वेशन 4 में, उसके लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए आई लैम्डा डैश डी लैम्डा डैश। इसका मतलब है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी आपने रेंज करा था dvx,
वैसे ही अगर वेवलेंथ में जो चेंज आया वो डी लैम्डा डैश के चेंज में जो इंटेंसिटी है उसके बारे में लिख दिया। यानी इसी को हमने नंबर का बजाय नंबर जो मल्टीप्लाई होंगे रेडिएशन के वो उसी प्रोबेबिलिटी के साथ हमने मैच करा दिया। भाई लाइट में हम क्या 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 देखेंगे, उसकी इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी बनती किससे है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेडिएशन की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स के एमिट होने से, है ना, है ना। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप समझ सकते हो कि फोटोन से एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है उसको हमने लिख दिया है। फिर इन्होंने कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं I lambda dash d lambda dash equal to a to the power minus mc square upon 2kt lambda minus lambda dash upon lambda power 2 d lambda dash। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा। जब एक चीज और समझ लीजिए, लैम्डा डैश लैम्डा के बराबर हो जाए, समझ लो a इक्वल आई लैम्डा के बराबर हो जाएगा, अन्यथा आई लैम्डा डैश है, ठीक है। अब जो है हम इसी को लिख सकते हैं दोबारा कि जो a है, ये जो कांस्टेंट a है, भले ही हमें पता है कि a क्या है, लेकिन इंटेंसिटी के टर्म में भी हम a को रख दें, इसका भी हम हिसाब किताब कर लें, तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पे बदल के हो जाएगी। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक ही जगह पे लिख दे रहा हूँ आई लैम्डा। अब देखने में ये ज़्यादा अच्छी लगने लगी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। अब वो NPDV और उस तरीके की लिखी हुई चीज़ें सब हमने खत्म कर दी, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी दिखाई देने लगी। ए भी हमने गायब कर दिया, एक ही जगह पे आई लैम्डा हमने बता दिया कि जब हमारा बराबरी हो जाए तब। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, अब ये इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट का, यही फॉर्मूले से सारा कर्व प्लॉट होगा। जो कर्व प्लॉट होके आता है इसको आप प्लॉट करके देख लीजिए कि अगर हम the distribution of intensity thus has a Gaussian line, say as shown in figure. The width of spectral line is usually measured at the half intensity points as this करके। तो ये जो है हमने मामला जो है इंटेंसिटी का है, तो हमने x एक्सिस पे ले लिया फ्रीक्वेंसी न्यू और y एक्सिस पे हमने ले ली इंटेंसिटी, ठीक। जब हम इसको प्लॉट करते हैं, अरे लेफ्ट हैंड साइड में क्यों ले गए, चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो ये आएगी, इसका जो कर्व आएगा एक्सपोनेंशियली है और पीक आएगी दोनों साइड में हम बनाएंगे, और ये जो इंटेंसिटी है उसका हाफ करने से जो भी पीक है यहाँ पैरेललाइज करेंगे तो दो जगह कट करेगा, यहाँ और यहाँ, ये पीक वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ए से बी का स्पेक्ट्रल लाइन की वेक्टर जो दिखाई देती है। आपने देखा नहीं होगा ध्यान से कि जो भी पीक दिखती है, जिसने भी स्पेक्ट्रोमीटर देखा है, सेंटर में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन होती है और किनारों पे धीमे धीमे वो डिम हो जाती है। फिर चौड़ाई ये वाली तो देखने हमारे विजन के सेंसेशन में कम से कम आती है, तो एक्चुअल जो विड्थ हमको दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है। आर यू क्लियर? अप टू सम एक्सटेंट। फिजिक्स में सारी चीज़ें तो एक दिमाग में, इमेजिनेशन में हमेशा नहीं बन पाती हैं, लेकिन जिस हद तक आपके दिमाग में बन जाए जो एक्चुअल है और उसमें समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूले के हिसाब से ये देखिए विड्थ आई है और ये सब फ्रीक्वेंसी जो परिवर्तित होके डिफरेंट आ रही हैं, वो अभी फर्स्ट राउंड में तो यही करेंगे जब आप
और एकेडमिक लाइन में जाएंगे तो फिर जब इसी पर सारी स्टडी फोकस करेंगे तो आपको अंदर से रियलाइज हो जाएगा, सब दिखाई देने लगेगी, ग्राफ के रूप में आपको स्पेक्ट्रल लाइन समझ में आने लगेगी। अभी फिलहाल मतलब भर का पढ़ लीजिए, है ना। तो ये है जो, अब इसको मैं पढ़ के दोबारा सुनाता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दस हैज ए गॉसियन लाइन, इसी को गॉसियन लाइन कहते हैं, शेप एज शोन इन फिगर 3, फिगर 3 इस बुक के हिसाब से एज शोन इन फिगर। द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज यूजुअली मेजर्ड एट द हाफ इंटेंसिटी पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। हाफ इंटेंसिटी का मतलब जो उसकी पीक वैल्यू है उसकी हाफ, अरे हमने हमारा, हालांकि ये आधे पे सही पे नहीं काटा हमने, कुछ ये नीचे वाला ज़्यादा दिख रहा है ना, लेकिन आप समझ लीजिए कि आधे पे कटा है, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस, जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है, डेल्टा न्यू, और चूंकि डॉपलर की वजह से, तो इसमें डी लगा दीजिए तो पहचान बन जाए, डॉपलर इफेक्ट की वजह से ये उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इंटू 2 kT लॉग। मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको, जो इसका डेरिवेशन, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिए। हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके बीएससी लेवल पे कम ही आते हैं, लेकिन मोटी मोटी जो थ्योरेटिकल हमने जो डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आप रट सकते हो, ये आ सकते हैं। 2 log 2 बेस e अपॉन mc स्क्वायर पे पावर 3/, ये अब इसके बारे में ये जान लीजिए, द एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट हैज फाउंड टू बी एक्सीलेंट। जो थ्योरेटिकली हमने जो प्लॉट किया और जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं, तो एक्चुअली जब हम स्पेक्ट्रोमीटर को उसकी रीडिंग लेके उसका जो विड्थ वगैरह निकालते हैं, वो एक्चुअल में वही निकलती है जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से दिखाई देती है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? 2 जगह से आया, दोनों को मिला के आया। एक तो स्टैटिस्टिक्स जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सवेल ने बना के दी, और एक्सपेरिमेंटली डॉपलर ने मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर जो इफेक्ट बताया, उन दोनों को हमने मिक्सअप किया। मिक्सअप करने से ये फॉर्मूला आया। अब एक्सपेरिमेंटली किसी एक्सपेरिमेंटल लाइन को देखने के बाद हमने जो एक्चुअल स्थिति देखी, जो लाइन की ब्रॉडनिंग की, अब उसमें तो एक्सपेरिमेंट करते समय तो सोर्स को चला के भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि भाई मूव कराने पे क्या हो गया, तो स्पेक्ट्रल लाइन और चौड़ी हो गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग डॉपलर ब्रॉडनिंग को हम समझ सकते हैं। इसको हमें, मुझे लग रहा है आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ।